हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं अंतःपद्रव्य जालिका की खोज किसने की, कार्य क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इससे पहले जो वीडियो आपको दिखाए गए उसमें आपको मैंने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की चर्चा की थी। तो साथियों, आइए चलते हैं अंतःपद्रव्य जालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था गार्नियर। गार्नियर आपको याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम गार्नियर। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किस द्वारा, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रव्य जालिका का पता लगाया सबसे पहले। लेकिन इसके बाद में 1945 में, वैज्ञानिकों के नाम मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले। एक वैज्ञानिक तो था पोर्टर, दूसरा वैज्ञानिक था कलाडे, तीसरा वैज्ञानिक था फुल्लम। इन तीनों वैज्ञानिकों ने कोशिका में यानी सेल में इन्होंने नलिका युक्त संरचना, थैलियां यानी जालिकावत संरचना देखी थी। इन दोनों ने जालिकावत संरचना देखी। और किसने, पोर्टर, क्लाडे, फुल्लम, इन तीनों वैज्ञानिकों ने कब देखी? 1945 में। मैं यहाँ इसी के आगे लिख देता हूँ, देखी कब? 1945 में। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1945 में कोशिका के अंदर जाल नुमा संरचना देखी थी। लेकिन आगे चल करके 1945 में पोर्टर ने, किसने? पोर्टर ने, सॉरी 1948 है, 1948 में पोर्टर ने इन रचनाओं को या इन संरचनाओं को अंतःपद्रव्य जालिका नाम दिया। अंतःपद्रव्य जालिका नाम दिया। इसीलिए अंतःपद्रव्य जालिका की खोज का जो श्रेय है वो इस पोर्टर नामक वैज्ञानिक को ही दिया जाता है। तो हम किताबों में ये पढ़ते हैं कि इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, यानी ER के खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो ER का जो खोज करता है वो कौन है? पोर्टर है। कौन है? पोर्टर। और पोर्टर ने 1945 में इसकी खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कि कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, कोशिका की निश्चित आकृति बनाए रखने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यह जो संरचना होती है जालिकावत संरचना यानी अंतःपद्रव्य जालिका ER कोशिका के केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली या जिसको कोशिका झिल्ली भी नाम देते हैं फैली रहती है। प्लाज्मा झिल्ली तक फैली रहती है। नेक्स्ट, इस अंतःपद्रव्य जालिका का ER का एक सिरा केंद्रक की तरफ होता है, यानी केंद्रक कला की ओर, यानी एक सिरा केंद्रक झिल्ली की ओर होता है और तथा
दूसरा जो सिरा होता है तथा दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। किस ओर होता है? प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यानी केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों के बीच में ये व्यवस्थित होती है। अब अपने बात करें आगे, तो अंतःपद्रवी जो जालिका होती है, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, उनमें पूर्ण तरीके से विकसित अंतःपद्रवी जालिका पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में, यानी यहाँ मैं सेल्स लिख रहा हूँ, सेल्स में अंतःपद्रवी जालिका पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। जैसे बात कर लेते हैं उदाहरण, जैसे कलश कोशिका है, गॉबलेट सेल्स है कलश कोशिका में। इसके अलावा अग्नाशय कोशिका में, अग्नाशय की जो कोशिका है उसमें, यकृत कोशिका में यह पूर्ण विकसित होती है। अब देखिए, जो अंतःपद्रवी जालिका है, इसकी उपस्थिति यानी ये कहाँ नहीं पाई जाती और कहाँ होती है, तो मैंने वैसे तो ऊपर बता दिया पूर्ण विकसित कहाँ कहाँ होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति कहाँ नहीं होती। देखिए उपस्थिति, अंतःपद्रवी जालिका प्रोकैरियोटिक सेल, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोट्स जो है उसमें नहीं होती है। प्रोकैरियोट सेल्स, अंड कोशिका, इसके अलावा अपरिपक्व आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी और भ्रूणीय कोशिका में, भ्रूणीय सेल में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। भ्रूणीय कोशिका में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। अब अपने आगे बात करते हैं, अंतःपद्रवी जालिका जो होती है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी इसकी परासंरचना थोड़ी देखें तो किस प्रकार की होती है। तो अपने यहाँ मेन बातें आपको याद रखने वाली यही है। अब अपने पढ़ेंगे ER की परासंरचना। क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, इसको देखा जाए, इस अंतःपद्रवी जालिका की संरचना देखी जाए तो इस अंतःपद्रवी जालिका की संरचना में जो है, यानी ER में, या ER जो है में तीन प्रकार की रचनाएं होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतःपद्रवी जालिका तीन प्रकार की रचनाओं से मिलकर बनी होती है, या तीन प्रकार की संरचनाएं इसमें शामिल होती है। तो ये रचनाएं निम्न है या निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? तो नंबर 1 अपने पढ़ेंगे, एक तो बात करेंगे सिस्टर्नी। किसकी बात करेंगे? सिस्टर्नी। और दूसरी अपने पढ़ेंगे रचना, दूसरी रचना की बात करेंगे वेसिकल्स। क्या है? वेसिकल्स। दूसरी रचना क्या पढ़ेंगे? वेसिकल्स। और तीसरी रचना अपने पढ़ेंगे ट्यूब्यूल्स। तो तीसरी रचना अपने पढ़ेंगे ट्यूब्यूल्स। तो इन तीन की एक एक करके अपने बात करेंगे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। इसकी परासंरचना की बात करेंगे अपने। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक बार मैं यहाँ थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आप भी इसको ध्यान से देख लें। गार्नियर ने सबसे पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता लगाया था। आगे चल करके पोर्टर, क्लाडे, फुलम, इन्होंने जो है जालिकावत संरचना देखी।
1945 में, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों में से पोर्टर ने जो है 1948 में, ये इम्पोर्टेंट है, 1948 में पोर्टर ने इस रचनाओं को अंतःपद्रवी जालिका नाम दिया। यानी इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जो है अंतःपद्रवी जालिका को देखा, और इसमें जो नाम अंतःपद्रवी जालिका देने का जो श्रेय है वो पोर्टर को जाता है, इसीलिए इसके खोजकर्ता का जो श्रेय है, खोजकर्ता जो है वो पोर्टर है। अंतःपद्रवी जालिका केंद्रक से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक जो है फैली रहती है। इसका एक सिरा प्लाज्मा झिल्ली की तरफ और दूसरा सिरा केंद्रक झिल्ली की ओर होता है। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में अंतःपद्रवी जालिका पूर्ण विकसित होती है, जैसे कल्स कोशिका है, अग्नाशय कोशिका है, यकृत सेल्स है। उपस्थिति आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंड कोशिका, अपरिपक्व आरबीसी, भ्रूणीय कोशिका में यह नहीं पाई जाती। तो ये मेन बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अंतःपद्रवी जालिका की प्रसंरचना, तो इसमें 3 प्रकार की रचनाएं शामिल है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो इसके बारे में अपने आगे पढ़ते हैं। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले है सिस्टर्नी। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपने? सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स 3 प्रकार की रचनाएं हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहली है सिस्टर्नी। क्या है सिस्टर्नी? ये सिस्टर्नी होती क्या है? यह यहाँ लिख रहा हूँ, यह लंबे, चपटे व नलिकाकार अशाखित रचना होती है। अशाखित रचना होती है। मुख्य बात, अशाखित रचना होती है। होती कैसी है? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार की संरचनाएं होती है, ऐसे इस प्रकार। तो इसमें ये जो नलिकावत संरचना है ये है सिस्टर्नी, और ये भी सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी के बीच में यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं इंट्रासिस्टर्नल स्पेस, और यहाँ दो, ये सिस्टर्नी और नीचे वाले सिस्टर्नी, इनके बीच का जो ये स्थान है इसको कहते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। तो मेन मुख्य बातें आपको ये याद रखने वाली है। तो ध्यान दें कि दो सिस्टर्नी के बीच का स्थान या बीच के स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ, बीच के स्थान को कहते हैं क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। जबकि आपको याद रखना है सिस्टर्नी के बीच का स्थान, सिस्टर्नी के बीच का स्थान क्या कहलाता है? इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। इंट्रासिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपने बात करें तो जो सिस्टर्नी होती है ये अधिकांशतः प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स के अंदर पाई जाती है, सेल्स में पाई जाती है या उपस्थित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन सी कोशिका में ये मिलती है, तो इसके एग्जाम्पल की अपने बात कर लेते हैं। जैसे यकृत कोशिका है, यकृत सेल्स है, अग्नाशय सेल्स है। इसके अलावा मस्तिष्क कोशिकाओं में भी मिलती है, मस्तिष्क सेल्स में
पाई जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। सिस्टर्नी या लंबे चपटे व नलिकाकार अशाखित रचना होती है। दो सिस्टर्नी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? इंटरसिस्टर्नल स्पेस। जबकि सिस्टर्नी के बीच का जो स्थान है, सिस्टर्नी के बीच का स्थान, एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ ये इसके बीच का स्थान, जबकि दो सिस्टर्नी के बीच का ये स्थान, तो यानी सिस्टर्नी के बीच का स्थान इंट्रासिस्टर्नल स्पेस, और दो सिस्टर्नी के बीच का स्थान, यानी दो सिस्टर्नी के मतलब एक सिस्टर्नी ये है, एक ये, और ये इनके बीच का स्थान, ठीक है। तो ये कहलाता है इंटरसिस्टर्नल स्पेस, और सिस्टर्नी के बीच का स्थान इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। अधिकांशतः प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यकृत सेल्स है, अग्नाशय कोशिका है, या फिर मस्तिष्क कोशिका है। अब चलते हैं अपने 2 नंबर। सिस्टर्नी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है वेसिकल्स, यानी जिसको अपने थैलियाँ भी नाम दे देते हैं, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स की अपने बात करें तो ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं गोलाकार हो सकती है, या ये अंडाकार भी हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, गोलाकार या फिर अंडाकार होती है। ये रचनाएं भी या फिर वेसिकल्स भी प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में पाई जाती है, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में पाई जाती है। उदाहरण वही बात लिख सकते हैं अपने द्वारा कि यकृत सेल्स है, अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं, तो इनमें जो है ये रचनाएं मिलती है। यानी ये क्या होती है? थैलीनुमा संरचनाएं होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है इस प्रकार की, ठीक है। तो ये जो वेसिकल्स है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या है ट्यूब्यूल्स? तो ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाकार रचना, शाखान्वित नलिकाकार रचना होती है। जैसे अपने मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे ये ट्यूबनुमा संरचना है, इधर इस प्रकार की रचनाएं, ऐसे शाखान्वित ट्यूबनुमा संरचना। तो तीसरी है ट्यूब्यूल्स, तीसरी ये शाखान्वित, इसके बारे में अपने कह सकते हैं शाखान्वित नलिकाकार रचना होती है। ये भी नलिकाकार रचना होती है। ध्यान दें कौन सी कोशिकाओं में मिलती है? तो स्टीरॉइड संश्लेषी सेल्स में, कोलेस्टेरॉल संश्लेषी सेल्स में, इसके अलावा रेटिना सेल्स में, इसके अलावा और भी अपने पेशी सेल्स में भी पाई जाती है, पेशी सेल्स में मिलती है, तो इत्यादि। तो इस प्रकार की ये जो तीनों रचनाएं, स्टीरॉइड संश्लेषी सेल्स के अंदर मतलब ट्यूबुल्स मिलती है, स्टीरोल संश्लेषी सेल्स में अंतराली, आगे और भी लिख सकते हैं अपने यहाँ, अंतराली सेल्स में भी मिलती है। तो साथियों, मैंने आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की है। तो इसमें 3 प्रकार की रचनाएं हमने बताई आपको, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और तीसरी ट्यूबुल्स। तो तीनों प्रकार की जो रचनाएं हैं वो यानी परिपक्व अंतःप्रद्रव्य जालिका और अपरिपक्व यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अपने आगे पढ़ेंगे प्रकार। तो उसमें यानी ये जो एक पढ़ेंगे अपने समूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, एक अपने पढ़ेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इनके अंदर अलग अलग प्रकार की रचनाएं जो है उपस्थित होती है। तो साथियों, मैंने बताया आपको कि इसमें पहली रचना सिस्टर्नी, दूसरी वेसिकल्स और तीसरी ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इन तीनों रचनाओं से जो है अंतःपद्रवी जालिका का निर्माण होता है। तो साथियों, अब चलते अपने पढ़ते हैं अंतःपद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है और इसके कार्य क्या है। तो अंतःपद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है मित्रों। अंतःपद्रवी जालिका यानी ER के प्रकार, ER के प्रकार की अपने बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक तो अपने पढ़ेंगे SCR, क्या पढ़ेंगे, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ चिकनी अंतःपद्रवी जालिका, एक तो अपने ये पढ़ेंगे। और दूसरी अपने यहाँ सामने लिख देता हूँ होती है खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका यानी इसको अपने कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, और इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। तो मैं आपको इन दोनों का साथ में अंतर हो जाएगा, दोनों के साथ साथ में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको एक को इधर लिख दिया और एक को यहाँ लिख दिया है। तो देखिए इन दोनों का साथ में आपके अंतर भी याद हो जाएगा, ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ चिकनी अंतःपद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःपद्रवी जालिका में सबसे पहला मुख्य जो रोल है ये है कि चिकनी जो अंतःपद्रवी जालिका होती है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करती है। तो यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि चिकनी अंतःपद्रवी जालिका यानी इसकी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके नहीं होते हैं। अब यहाँ ध्यान दें तो खुरदरी अंतःपद्रवी जो जालिका है इसका विपरीत है, यानी इसकी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, राइबोसोम के कण चिपके हुए होते हैं। दूसरा अंतर पढ़ें तो यानी जो चिकनी अंतःपद्रवी जालिका है, यानी ये चिकनी अंतःपद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में नहीं होती। ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में कोशिका में नहीं होती है या अनुपस्थित होती है। यानी क्योंकि जिस कोशिका में SCR है तो वो कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती, जबकि यहाँ खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरा अंतर इसका ये हो जाएगा कि ये जो उपापचयी क्रिया के बाद में यानी कुछ यह यानी अंतर SCR जो है यह कोशिका में उपापचयी क्रियाओं से RER में बदल सकती है। RER में बदल सकती है। किस में बदल सकती है? RER में बदल सकती है। जबकि ये यानी खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका या फिर यह RER कह सकते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR में नहीं बदल सकती है। तीसरा अंतर हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़े तो ऐसे कह सकते हैं कि जो ये अंतःपद्रवी जालिका है इसमें जो
ग्लाइकोजन का संश्लेषण, इसके एग्जाम्पल की थोड़ी बात कर लेते हैं अभी। कौन कौन सी कोशिकाओं में ये जो चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका मिलती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लाइकोजन का संग्रह करने वाली, ग्लाइकोजन का संग्रह करने वाली सेल्स में मिलती है। इसके अलावा यह पेशी सेल्स में मिलती है, अंतराली सेल्स में मिलती है, अंतराली सेल्स में मिलती है। और इसके अलावा स्टीरॉयड संश्लेषी, स्टीरॉयड संश्लेषी सेल्स में मिलती है। इसके अलावा और अपनी बात करें तो ये जो SCR है या फिर चिकनी अंतःपद्रव्य जो जालिका है, रेटिना सेल्स में भी मिल सकती है। अब देखिए यहाँ अपने बात करते हैं खुरदरी जो अंतःपद्रव्य जालिका है, यह मैंने यहाँ लिखा है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR में नहीं बदल सकती, मतलब वो अपचयी क्रियाओं द्वारा नहीं बदल सकती। अब जो चिकनी और खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका है, इसमें यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। तो खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका कौन कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलश कोशिका, गोबलेट सेल्स कलश कोशिका में मिलती है। इसके अलावा अग्नाशय सेल्स के अंदर मिलती है। और इसके अलावा कलश कोशिका, अग्नाशय कोशिका, और इसके अलावा अपने बात करें थायराइड सेल्स के अंदर, थायराइड सेल्स में भी मिलती है। स्त्रावी सेल्स कह सकते हैं, ग्रंथिल सेल्स कह सकते हैं। तो ग्रंथिल सेल्स में, स्त्रावी सेल्स में जो है खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका पाई जाती है। तो मित्रों, मैंने आपको यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनको अंतर एक टेबल के माध्यम से आपको बताया याद करवाने के लिए, कि जैसे इसकी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, जबकि इसकी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके इसमें चिपके हुए नहीं होते और इसके ऊपर कण चिपके हुए होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में ये नहीं पाई जाती है, जबकि ये प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में उपस्थित होती है। उपापचयी क्रियाओं के द्वारा ये RER में बदल सकती है, जबकि ये जो RER है वो SCR में नहीं बदल सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो पेशी सेल्स है, अंतराली सेल्स है, स्टीरॉयड संश्लेषी रेटिना सेल्स है, या कोलेस्ट्रॉल संश्लेषी सेल्स है, उसमें जो ये चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका उपस्थित होती है। खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका जैसे गोबलेट सेल्स, कलश कोशिका है, अग्नाशय कोशिका है, थायराइड सेल्स है, ग्रंथिल सेल्स है, स्त्रावी कोशिका इसमें पाई जाती है। तो ये मित्रों इसका आपके अंतर बता दिया मैंने। अब अपने चलते हैं इस अंतःपद्रव्य जालिका के मुख्य कार्य क्या है। अंतःपद्रव्य जालिका के कार्य लास्ट अपने पढ़ेंगे अभी, अंतःपद्रव्य जालिका के कार्य का है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या क्या कार्य है, एक एक करके मैं आपको याद करवाऊंगा। सबसे पहला काम है इसका कि मैंने आपको बताया अंतःपद्रव्य जालिका यानी खुरदरी अंतःपद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। तो अंतःपद्रव्य जालिका का पहला काम है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम। दूसरा इसका कार्य हो जाएगा, जैसे मैंने अभी SCR के अंतर के दौरान मैंने बताया, SCR RER में अंतर हमने पढ़ा। तो SCR में आपको बताया था ग्लाइकोजन का क्या करती है, संग्रह करती है। तो दूसरा इसका कार्य हो जाएगा ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, ग्लाइकोजन का संग्रह करती है। तीसरा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोशिका है, ये अंतःपद्रव्य जो जालिका है, कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, आंतरिक शक्ति प्रदान करती है।
और अपने बात करें यहाँ आंतरिक से इससे आकार भी हो जाएगा, यानी यह कोशिका का निश्चित आकार बनाती है, निश्चित आकार बनाए रखने में भी सहायक है, बनाती है। नेक्स्ट और कार्य अपने देखें तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति व प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या करती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट चले साथियों, नेक्स्ट देखा जाए तो इसका जो मेन और मुख्य काम है यह है गोल्जी काय का निर्माण करती है, गोल्जी काय का निर्माण करती है, गोल्जी काय का निर्माण करती है। और भी अपने नेक्स्ट चलें तो जो अंतःपद्रवी जालिका होती है केंद्रक का भारी आवरण बनाने में भी सहायक होती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण का निर्माण करती है, केंद्रक आवरण का निर्माण करती है, केंद्रक आवरण का निर्माण करती है। नेक्स्ट और अपने चलें तो इसके अलावा ये जो अंतःपद्रवी जालिका है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन भी करती है, इसलिए अपने ऐसे कह सकते हैं कि यह अंतःपद्रवी जालिका एक परिवहन तंत्र भी है। ER एक परिवहन तंत्र भी है, परिवहन तंत्र का कार्य करती है या फिर परिवहन तंत्र है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को आवागमन में यह सहायक होती है। इसके अलावा और अपने बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है SCR जो होती है, SCR कोशिकाओं के जो विषैले पदार्थ होती है उसको अविषालु प्रभाव को क्या करती है, ये कम करती है। तो SCR कोशिका में SCR कोशिका को विषैले पदार्थों के अविषालु प्रभाव को कम करती है, नेक्स्ट 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण इसका काम, यानी जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उनको सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को उपापचय क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। तो साथियों मैंने आपको 10 कार्य बता दिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन का संग्रह कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है, गोल्जी काय का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक आवरण बनाने में सहायक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक परिवहन तंत्र का काम भी करती है, SCR कोशिका को विषैले पदार्थों के अविषालु प्रभाव को कम करती है। यह कोशिका को उपापचयी क्रियाओं के लिए सतह भी प्रदान करती है। तो साथियों मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में इस अंतःपद्रवी जालिका को समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आगे जो नए वीडियो हमारे एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, जैसे गोल्जी बॉडी है और जो कलाविहीन अंगक जैसे तारकाय है और इसके अलावा राइबोसोम्स है, इनकी संरचना भी मैं आपको, इसके कार्य भी आपको मैं आगे वाले जो वीडियो उसमें बताऊंगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं
अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।